तो चैप्टर नंबर तुम्हारा 20 है वो उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर बढ़िया है, इंपोर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो जो इसका पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उष्मागतिकी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, उष्मा और उष्मा के संचरण के प्रकार पढ़ेंगे। उष्मागति कैसे कैसे करती है, कैसे कैसे नहीं करती। तो अगर हम बात करें उष्मा तथा कार्य की, उष्मा क्या होता है, सुनो, उष्मा हो या कार्य हो एक ही बात होती है उष्मा और कार्य की। कार्य ही उष्मा है, उष्मा ही कार्य है। उष्मा ही ऊर्जा होती है, नहीं कार्य ही ऊर्जा, ऊर्जा ही कार्य है। उष्मा भी वही है, उष्मा कार्य, कार्य उष्मा है। तो अगर हम बात करें किसी वस्तु की ताप वृद्धि दो प्रकार से की जा सकती है, या तो उष्मा देकर या यांत्रिक कार्य करके। देखो ध्यान दो, उष्मा क्या होती है, तापांतर के कारण। अभी है यानी कि हमें सिंपल सी बात है, उष्मा तथा कार्य क्या है, उष्मा तथा कार्य क्या है। तो किसी वस्तु की ताप वृद्धि दो प्रकार से की जा सकती है, उष्मा ही कार्य होता है, कार्य ही उष्मा होती है। ठीक है, इसे हमें समझने के लिए देख सकते हैं, किसी वस्तु की ताप वृद्धि दो प्रकार से कर सकते हो, क्या है, उष्मा देकर या ताप वृद्धि करे करके। उष्मा क्या होती थी, जो तापांतर के कारण प्रवाहित होती थी। इससे पहले वाले चैप्टर पढ़ाया था मैंने तुम्हें कि उष्मा क्या है, जो तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। तापांतर, जिधर का टेम्परेचर ज्यादा उधर का टेम्परेचर कम की ओर जाएगा, कम वाला ज्यादा की ओर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या था, कैलोरीमिति का सिद्धांत जो हमने पढ़ लिया था। तो उसमें देकर यांत्रिक कार्य करके किसी वस्तु की ताप वृद्धि दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप उसमें देकर या यांत्रिक कार्य करके, या तो उसमें दे दो, या फिर क्या कर सकते हो आप इसको, या फिर कर सकते हो यांत्रिक कार्य। अब यांत्रिक कार्य क्या, कार्य क्या होता है, यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल वर्क, यानी कि अगर आपने उस पर कुछ वर्क किया है, कार्य करना पड़ रहा है आपको, तो उसको बोलते हैं यांत्रिक कार्य। कार्य तो होता है कोई दिक्कत, लेकिन यांत्रिक कार्य का मतलब होता है कार्य करना पड़ रहा हो, तो कार्य करना पड़ रहा हो आपको। ठीक है, कैसे, रीजन समझेंगे इसका। उष्मा देकर आप एग्जांपल समझो, आपने लोहे की एक छड़ ली और उसे आपको गर्म करना है, तो आप क्या करोगे, उसे भाई आग वगैरह में रख दो, तो वो क्या हो जाएगी, इससे ताप में वृद्धि हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यानी कि उष्मा दी आपने। किसी लोहे की छड़ को गर्म करना हो तो क्या करोगे आप, उसको एक काम करो, आप आग वगैरह में रख दीजिए, तो यानी कि आपने उष्मा दी उसे, तो ताप वृद्धि होगी नहीं होगी उष्मा की छड़, किसकी, लोहे की छड़ की। या फिर दूसरा हम ये समझ सकते हैं क्या, कि अगर तो कार्य करके या उसमें देगा, कार्य यानी कि दूसरा तरीका क्या है, लोहे की छड़ को गर्म करने का। आप एक काम करो, उस लोहे की छड़ को लो और उस पर हथौड़े बजाने स्टार्ट कर दो, तो गर्म हो जाकर है। उसमें वृद्धि तो होगी वैसे भी, लेकिन वो गर्म भी हो जाएगा। अगर आप लोहे को छड़ से पीटना स्टार्ट कर दोगे, लोहे की छड़ को लोहे से पीटना स्टार्ट कर दोगे, तो वो हीट भी हो जाए, गर्म भी हो जाए। तो जाहिर सी बात है, उस पर आपने कार्य किया, ऐसे हथौड़े बजाए, तो वो भी क्या है, हमारा यांत्रिक कार्य करके। तो जाहिर सी बात है, अगर लोहे की छड़ को गर्म करना है तो या तो उसे उष्मा दे दो या फिर उस पर हथौड़े बजा दो, बात एक ही है। तो वो यांत्रिक कार्य करके दोनों की हीट हो जाएगी। ठीक है, दोनों से हीट हो जाएगी। दूसरा, अगर यहां पर एक चीज और बताता हूं मैं, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन भी दो प्रकार से कर सकते हैं। किसी वस्तु का अवस्था परिवर्तन भी, उसे भी मैं लिख देता हूं, किसी वस्तु का की अवस्था परिवर्तन दो प्रकार से कर सकते हैं भाई, वो यही उष्मा देकर या कार्य करके, यांत्रिक कार्य करके। इसका एग्जाम्पल क्या है सर जी, एग्जाम्पल देते हैं। देखो जैसे कि बर्फ, बर्फ क्या है, सॉलिड है, बर्फ को आपको पानी में पिघलाना है, बर्फ को पानी में पिघलाना है। तो जब पानी में आप उनको पिघालते हो तो दो तरीके हैं आपके पास, क्या, या तो आप उसे उष्मा दे दो, भाई गर्म स्थान पे रख दो, या आग वगैरह के पास रख दो, टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे रख दो, तो उष्मा दिया आपने तो पानी बन जाएगा। या फिर यांत्रिक कार्य कैसे, उन दो बर्फ के टुकड़ों को लो और आपस में ऐसे रगड़ना स्टार्ट कर दो, तो भी ये पानी बन जाते हैं। बनते नहीं बनते भाई, या तो आप बर्फ की सिल्ली लो, बर्फ जो भी है ले रखा आपने, उस टुकड़े को क्या कर दो, ऐसे रख दो, बाहर रख दो, यानी कि टेम्परेचर में रख दोगे, तो क्या करेगी, आपने उष्मा दी तो उष्मा देकर कर दिया। या फिर एक काम करो, उस बर्फ के टुकड़ों को लो और आपस में ऐसे रगड़ दो,
भाई बर्फ का टुकड़ा लिया, उसे आप ऐसे स्वतंत्र रूप में रख दीजिए तो पानी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा थोड़ी देर में, यानी कि अवस्था परिवर्तन हुआ, ठोस से क्या बन गया, द्रव बन गया। या फिर हम देख सकते हैं कि यांत्रिक कार्य करके, यांत्रिक कार्य कैसे, उन दो बर्फ के टुकड़ों को और आपस में ऐसा रगड़ना स्टार्ट कर दो आपस में, तो भी वो पानी बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों कार्य से आप अवस्था परिवर्तन भी कर सकते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या आप अगर मान लो मैंने आप नहीं हो यहाँ पर, और मैंने क्या करा, बर्फ के दो टुकड़े लिए और ऐसे रगड़कर पानी बना दिया, उसका एक बर्तन में पानी कर लिया, और एक बर्तन में पानी वो वाला करा जो बर्फ को ऐसे रख दिया था वातावरण में, वो सिंपल पानी बन गया था। क्या आप उसमें पहचान कर सकते हो कि पानी कौन से मेथड से बना हुआ है? पानी को यांत्रिक कार्य करके बनाया गया है या उष्मा देकर बनाया गया, बर्फ को पिघलाया गया है? नहीं बता सकते आप, ये नहीं बता सकते हम। तो इसीलिए कहा जाता है कि उष्मा और कार्य एक ही प्रकार है। अगर आप किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करते हो तो अवस्था परिवर्तन के पश्चात आप ये नहीं बता सकते कि अवस्था परिवर्तन किस मेथड से की हुई है, उष्मा देकर या यांत्रिक कार्य करके। हाँ, अगर आप उसे देख रहे हो कि हाँ नहीं भाई सर हमने देखा पर रगड़ रहे थे ऐसे बर्फ के टुकड़ों को, तो बता दो कि यांत्रिक कार्य करा या इन्हें छोड़ रखा था वातावरण में तो बर्फ बना, बर्फ से पानी बना, तो बता दोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता किस मेथड से बनाया गया है, बस पानी आपको दिखाई दे रहा, तो आप नहीं बता सकते कि उष्मा देकर किया गया है परिवर्तन या यांत्रिक कार्य करके किया हुआ है परिवर्तन। आ रही क्या बात समझ में? इसीलिए हमने जो जूल थे, कैलोरी थे, उन्होंने एक संबंध दिया था कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, या हम इसे ये भी बोल देते हैं अंकों का परिसीमन करके कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ये भी देखा होगा आपने, अंकों का परिसीमन करके 5 से अधिक है छोड़ दो तो ये ऐड कर देंगे 4.2 जूल। या Q कैलोरी बराबर 4.18 Q जूल, अर्थात इसी का हम संबंध निकाल लें तो W कार्य किया जाए और Q कैलोरी हो तो उसमें एक रिलेशन आता है W बराबर J Q, और J जो है वो यहाँ पर यही है जो J की वैल्यू है, J की वैल्यू है 4.2, एक कांस्टेंट है J, तो इनमें रिलेशन है W बराबर J Q। W हमारा कार्य है, Q हमारा उष्मा है, और जो तुम्हारी J है, J की वैल्यू है 4.2 या 4.18। ठीक है, फिर से किसी वस्तु की ताप वृद्धि या अवस्था परिवर्तन दो प्रकार से कर सकते हैं, उष्मा देकर या यांत्रिक कार्य करके। और उष्मा देकर किया गया परिवर्तन या ताप यांत्रिक कार्य करके किया गया परिवर्तन के पश्चात जो भी वस्तु बनी है, आप उसमें ये नहीं बता सकते कि किस मेथड से उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन की हुई है, उष्मा देकर की हुई है या यांत्रिक कार्य देकर की हुई है, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, इस चार्ट को नोट कर लो जल्दी से। देखो, अब उष्मागतिकी की निकाय है, यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम। निकाय जो होता है वो सिस्टम होता है, सिस्टम किसी भी चीज का सिस्टम हो सकता है। तो उष्मागतिकी की निकाय एक ऐसा निकाय जिसको एक ऐसा सिस्टम बोल सकते हैं या ऐसी अवस्था बोल सकते हैं, एक ऐसा निकाय जिसको ताप तथा आयतन व आंतरिक ऊर्जा के पदों में व्यक्त कर सकते हो। फिर से सुन लो, ताप यानी कि टेम्परेचर, दाब यानी कि P प्रेशर, और आयतन यानी कि V, और आंतरिक ऊर्जा यानी कि डेल्टा U। फिर से, एक ऐसा निकाय जिसको ताप, दाब, आयतन व आंतरिक ऊर्जा के पदों में व्यक्त कर सकते हो, उष्मागतिकी निकाय कहलाता है। टेम्परेचर से आप भली भांति परिचित हो, टेम्परेचर ताप से, दाब से भी, आयतन से भी। आंतरिक ऊर्जा चैप्टर में आगे भी आएगी, फिलहाल हम तुम्हें बस समझाने के लिए बता सकते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या होती है, किसी भी वस्तु की इंटरनल एनर्जी को ही आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं हम। इंटरनल एनर्जी ही आंतरिक ऊर्जा होती है, यानी कि आंतरिक जो अंदर की ऊर्जा है वही आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब उष्मागतिकी की जो निकाय होते हैं या तंत्र बोल दो, या तंत्र, वे 3 प्रकार के होते हैं, खुला तंत्र या खुला निकाय, बंद तंत्र या बंद निकाय, और विलगित निकाय। समझेंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझो। जैसे कि आपने ये मान लिया कि आपने एक कप में चाय कर ली, एक कप में गर्म चाय करी आपने, और उस कप को खुला हुआ छोड़ दिया ऐसे ही। यहाँ पे ध्यान दे बेटे, ओ एक कप है और कप में क्या कर दिया आपने, चाय कर ली, ठीक है, और गर्म चाय कर लिया आपने, उसे आपने ऐसे रख के छोड़ दिया, ऐसे वातावरण में खुली छोड़ दिया ऐसे ही। तो वो थोड़ी देर में
आप चेक करना, कप में आप पूरी चाय भर के रखोगे ना तो थोड़ी देर में वो क्या होगी, ठंडी भी हो जाएगी। इट मीन्स उसमें क्या हुआ, उष्मा की कमी होगी। उसमें कमी हुई, कहां से हुई, जो उसके चारों तरफ वातावरण था, है ना। यानी कि निकाय क्या था, कप। तो कप से उष्मा वातावरण में गई ना, तो उष्मा का आदान प्रदान हुआ। दूसरा, उसका तल जो है चाय का वो भी थोड़ा सा कम हो जाकर है। कप का जो तल है यानी कि चाय का जो तल है वो भी थोड़ा सा कम हो जाए, यानी कि चाय भी उसमें कम हो जाती है, थोड़ी सी ऊर्जा वाष्प के रूप में। तो किसमें कमी हुई, द्रव्यमान में। तो एक ऐसा निकाय जिसके अंदर तंत्र और निकाय, मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि निकाय तथा वातावरण के बीच उष्मा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता हो, वो होता है तुम्हारा खुला तंत्र या खुला निकाय। फिर से चाय वाला एग्जांपल ध्यान रखो, चाय भी कम होगी, चाय ठंडी भी होगी, द्रव्यमान का भी आदान प्रदान होता है और उष्मा का भी आदान प्रदान होता है। सब बोलते हैं खुला तंत्र या खुला निकाय। एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, एग्जाम्पल क्या है इसका, कि कप में रखी चानी चाय, ठीक है। दूसरा, बंद तंत्र या बंद निकाय। अब बंद तंत्र या बंद निकाय क्या होगा, अगर आप ऐसे ही करो, वही कप है, उसमें चाय करी आपने, अब की बार क्या करी, गर्म चाय करी, ठीक है, और अब क्या ऊपर से क्या रख दी, प्लेट ढक दिया आपने, प्लेट को ढक दिया है, ठीक है। तब क्या होगा, चाय ठंडी तो होगी, पहले कंपेरिजन चाय ठंडी तो होगी, लेकिन चाय का तल कम नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी उड़ेगी ना वो उस प्लेट पे चिपक जाएगी, प्लेट में वाष्प जम के फिर से में गिर जाएगी। तो द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होगा, उष्मा का आदान प्रदान होगा। तो एक ऐसे निकाय में, इस निकाय में क्या होगा भाई, इस निकाय में यही होगा, निकाय यानी कि सिस्टम तथा वातावरण, जो उसके आसपास का वातावरण के बीच केवल उष्मा का आदान प्रदान होता है, द्रव्यमान का नहीं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ढके कप में रखी चाय, ढके कप में रखी चाय, ठीक है। विलगित निकाय, अब विलगित निकाय समझना, विलगित निकाय था आइसोलेटेड निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। अभी सुना था कोरोना आया था कि आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेट कर दिया गया, उसका मतलब क्या था, विलगित का मतलब था एक समान निकाय हो, यानी कि ना तो बाहर, जब आप आइसोलेट कर देते थे बंदे 14 दिन के लिए, कि ना तो बंदा बाहर आएगा ना कोई अंदर जाएगा। इट मीन्स ना तो किसी भी चीज का आदान प्रदान नहीं हो रहा उस चीज से। यानी कि विलगित निकाय एक ऐसा निकाय होता है जैसे थर्मस फ्लास्क में रखी चाय। कैसे, कि थर्मस में आप चाय रख दोगे ना तो वो जल्दी से ठंडी तो होती है लगभग, कभी कभी बढ़िया क्वालिटी के आप थर्मस लोगे तो 24 घंटे लो भी ऐसी की ऐसी रह जावे, हीट की हीट, है ना, मिल्टन का बोतल, ठीक है। तो मतलब जो थर्मस फ्लास्क में रखी चाय है उसमें क्या होती है, ना तो उष्मा का आदान प्रदान होता है न ही द्रव्यमान का। आप ये नहीं कह सकते कुछ, यहाँ तुम ये टिप्पणी कर सकते हो कि नहीं सर उसे 1-2 दिन रखे हैं तो हीट का आदान प्रदान तो होता है, ठंडी तो वो होती है। वो बात ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से बताया हूँ 100% चीजें कुछ नहीं होती, 100% कुछ भी चीजें नहीं होती, आदर्श कुछ नहीं है। बस हाँ ये इनके कंपेरिजन ज्यादा देर लो चल जाएगी, 24 घंटे लो चल जाती है, 12 घंटे लो चल जाती है। तो विलगित निकाय क्या होता है, ऐसा निकाय जिसमें निकाय तथा वातावरण के बीच न तो उष्मा और न ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है।
मतलब निकाय तथा वातावरण के बीच न उष्मा और न ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। और एग्जाम्पल क्या रख सकते हो, थर्मस, थर्मस में रखी चाय। ठीक है, 3 निकाय होगी। करो जल्दी से नोट, इसको बनाओ स्ट्रक्चर इसकी। बना लिया। देखो भाई, उष्मागतिकी की निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या है। क्वेश्चन में थोड़ा समझ ध्यान देना। तो उष्मागतिकी की निकाय द्वारा किया गया कार्य, उष्मागतिकी में ऐसे बोल सकते हैं, उष्मागतिकी की निकाय बोल दो या उष्मागतिकी में निकाय द्वारा किया गया। ध्यान देना, निकाय द्वारा है, निकाय के द्वारा कार्य हो रहा, निकाय पर कार्य नहीं हो रहा, निकाय द्वारा कार्य हो रहा। तो हम ये मान के चल रहे कि माना एक पिस्टन है, एक हमारा सिलेंडर है चलनशील पिस्टन। जैसे पिस्टन को आप ऐसे समझ सकते हो, सिरिंज देखी ना आपने, सिरिंज सुई वाली, वो जो पीछे वो सिरिंज आगे पीछे होती रहे ना, वो ऐसे, वो पिस्टन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। पिस्टन ऐसा होता है, उसमें आप पानी भर दो तो वापस तो निकल नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल उससे टच होकर चलेगा ऐसे। वो जो सुआ होता है, ठीक है, सुए के जो पीछे है वो 20 प्लास्टिक की जो लगी होती है, वो पिस्टन ही हो। कभी कभी बच्चे पूछते हैं पिस्टन क्या हो, पिस्टन वही है जो बिल्कुल लड़के चलता हो। तो यानी कि पिस्टन है ना, ये वाला इस हिस्सा नीचे को भी चल सकता है, ऊपर को भी चल सकता है और बिल्कुल लड़के चलता है। अगर आप इसे उल्टा कर दोगे तो गैस लीकेज नहीं होती इसमें। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे, माना किसी पिस्टन पर जो दबाव है या द्रव्यमान है m, वो कम कर दिया गया, थोड़ा सा क्या कर दिया गया, कम। तो जैसे ही कम करा, क्योंकि प्रेशर हमने ऊपर से लगा रखा था, तो जैसे ही प्रेशर कम हो गया ऊपर वाला, तो गैस क्या करेगी, इसे ऊपर को धकेल देगी। भाई जाहिर सी बात है, जो पंप जैसे पंप नहीं होता है वो पिस्टन प्रेशर, अब इस पे क्या कर रखा है, इस गैस को इस पिस्टन से दबा के रखा हुआ है। अब इसका द्रव्यमान कर दिया कम, यानी कि प्रेशर थोड़ा सा हटा दिया, तो गैस क्या करेगी, इसे ऊपर की ओर चलाएगी। तो गैस द्वारा कार्य हो रहा, तो वही लिख रहा निकाय द्वारा यानी कि गैस द्वारा, निकाय द्वारा यानी कि गैस द्वारा। तो निकाय द्वारा कार्य हो रहा, तो ये पिस्टन जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसक जाएगा। और वो कितना मान लिया हमने, मान लिया कि जो पिस्टन था वो यहाँ था, वो पिस्टन यहाँ था, ये डेल्टा एक्स दूरी ऊपर की ओर विस्थापित हो गया। तो हम ये मान के चल रहे कि पहला पिस्टन यहाँ था और अब ये यहाँ पहुंच गया, तो ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स दूरी क्या हो गया, विस्थापित हो गया। क्या हो गया, डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित हो गया। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, भाई गैस ने तो किया, हमने थोड़ा किया, तो गैस द्वारा किया गया कार्य, तो गैस द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य आपका है जी W, बल क्या है हमारा F, और विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ है, डेल्टा एक्स। आपको पता है P का फॉर्मूला होता है F अपॉन में A, बल बटे क्षेत्रफल। तो F का मान आएगा यहां से, A की इधर गुना कर देंगे तो P इंटू A, रखो वैल्यू यहाँ पे, W इक्वल टू P इंटू A इंटू डेल्टा एक्स। और क्षेत्रफल गुना लंबाई क्या होता है हमारा, आयतन, आयतन इक्वल टू क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो ये बन गया आयतन का फॉर्मूला। तो W इक्वल टू बनता है P डेल्टा V, और ये हमारा हो गया प्रूफ। बात समझना अब यहाँ पर, ये तो है गैस द्वारा किया गया कार्य, तुमने तो कार्य नहीं किया ना, तुमने तो नहीं कार्य किया ना, किसने किया, गैस ने कार्य किया। तो जब गैस द्वारा कार्य होता है तो कार्य होता है पॉजिटिव, और गैस पर कार्य होता है यानी कि हम लोग करते हैं तो कार्य होता है निगेटिव। इट मीन्स हमें करना पड़ा है, समझ सकते हो, तुम्हें करना पड़ा तो जोर पड़ा है सब पे करते हुए, तो निगेटिव कार्य है। और गैस खुद ब खुद ही कर रही है, हमें तो करना ही नहीं पड़ रहा, अपने आप को चल रहा सिस्टम, मजा आ रहा। ठीक है, तो पॉजिटिव, सबको करा कराया चाहिए, है ना, वही सिस्टम है। तो नोट भी लिख सकते हो आप, नोट नंबर फर्स्ट, गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, धनात्मक। ध्यान रखना क्यों है धनात्मक, गैस ने कार्य किया, तुमने नहीं किया, गैस ने कार्य किया, तुमने नहीं किया, तो फिर क्या होंगे तुम्हारे, पॉजिटिव। और अगर नोट नंबर 2 लिखें तो गैस पर किया गया कार्य, और वो होता है हमारा निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। ये बढ़िया ट्रिक याद रखियो, नहीं तो भूल जाना है। याद रखे, तुम्हें करना पड़ रहा तो क्या हो गया, जोर पड़ रहा था पे, तो निगेटिव।
और गैस द्वारा हो रहा, तो मैं कुछ नहीं करना पड़ा, गैस ही खुद कर रही, तो हाँ मजा आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो है कार्य पॉजिटिव, करा कराया मिल रहा जी, मजा आ रहा, करना पड़ा तो जोर पड़ा है। ठीक है, इसे नोट कर लो। देखो चक्रीय प्रक्रम, अब चक्रीय प्रक्रम क्या है, अगर यदि कोई निकाय ताप दाब आयतन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। मीन्स मान लो कोई अवस्था थी, कोई निकाय था, वो ए से चला, डी पे पहुंचा, फिर सी पे आ गया, फिर डी पे, फिर ए पे आ गया, और जो ऊर्जा यहाँ पे थी ना इसकी पहले, वही ऊर्जा अब है, तो सब बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें कोई अवस्था यानी कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से गुजरते हुए ताप दाब आयतन की सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो उसे बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, और चक्रीय प्रक्रम में ये डायग्राम में देखो, अगर ए से चला, बी तक पहुंचा, सी पे पहुंचा, डी पे पहुंचा, ए पे ही आ गया, ए से चला और ए पे ही आ गया, चक्रीय प्रक्रम करता, चक्कर काटता, तो उसे बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। और चक्रीय प्रक्रम में जो कार्य होता है, वो कार्य होता है इसके एरिया के, यानी कि जो बंद वक्र पृष्ठ है ना हमारा, ये वाला बंद वक्र पृष्ठ, कौन सा, एरिया ए बी सी डी ए, पूरा कवर करना, ए बी सी डी ए, यानी कि टोटल जो कार्य होगा वो एरिया ए बी सी डी ए के बराबर होता है चक्रीय प्रक्रम में। और ये नोट मैंने तुम्हें बताए थे, गैस द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव, गैस पर किया गया कार्य निगेटिव, और गैस का अगर निकाय का आयतन बढ़ता है तो, क्योंकि अभी बताया था मैंने गैस पॉजिटिव होगा, निकाय का आयतन बढ़ता है तो गैस ही तो कार्य करती थी, ऊपर को बढ़ा रही थी उसे, तो अपना आयतन बढ़ा रही थी। अगर निकाय का आयतन बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, गैस बढ़ रही, तुम्हें मजा आ रहा, हाँ जी बढ़ रहा हमारा बात करना, ठीक है, तो पॉजिटिव। और निकाय का आयतन घटता है, तो निकाय का आयतन घटता है तो क्या होगा तुम्हारा, निगेटिव, आयतन घटता जा रहा जी, तो फिर क्या होगा, निगेटिव। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है चक्रीय प्रक्रम के लिए, यदि कार्य क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज तो पता ही है तुम्हें, क्लॉकवाइज घड़ियों की सुइयों की दिशा में, जैसे ये चल रहा था ए बी सी डी ए, क्लॉकवाइज। अगर कार्य क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव होगा, और कार्य अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, घड़ियों की सुइयों की दिशा की उल्टा चलने लगे, तो कार्य होगा निगेटिव। सही है, इसको नोट कर लो बस आप, चक्रीय प्रक्रम को।